To my YouTube चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 11 चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस में हम लोग अगले पार्ट में इंश्योरेंस और उसके प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो लाइफ तो हमारा अनसर्टेनिटी से भरा ही हुआ है। द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कॉजिंग लॉस एंड क्वाइट अनसर्टेन। कोई भी इवेंट हो सकता है जिसके कारण हमें लॉस हो सकता है, कोई भी कारण से। देयर आर रिस्क ऑफ डेथ एंड डिजेबिलिटी। हो सकता है हमारा डेथ हो जाए, हम डिजेबल्ड हो जाएं, आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर समुद्र से जहाज़ जा रहा है तो गुड्स में मतलब वहाँ रास्ते में समुद्र में डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इफ़ एनी ऑफ दिच टेक प्लेस द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र ग्रेट लॉस। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सम टाइम बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू बियर द सेम। कभी कभी तो इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि कैपेसिटी से भी बाहर हो जाता है। तो इट इज़ टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सच अनसर्टिनिटी दैट देयर इज नीड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसी अनसर्टिनिटी को मिनिमाइज करने के लिए, इसी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री बिल्डिंग और हेवी इक्विपमेंट्स or other assets is not possible unless there is a arrangement of covering the risk with the help of insurance। बड़े बड़े जो कंपनियां जो सेटअप होती है वो इसीलिए सेटअप होती है क्योंकि वे इंश्योरेंस कराती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं कि अगर उनका नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको सेटअप कर दे। नहीं तो इतना पैसा लगा करके बिजनेस सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। अगर लॉस हो जाएगा तो बिजनेस उससे उबर नहीं पाएगा। कीपिंग दिस इन माइंड पीपल फेसिंग कॉमन रिस्क, जो लोगों को कॉमन रिस्क है, एक जैसा रिस्क है, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं एंड मेक स्मॉल कंट्रीब्यूशन, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं टू कॉमन फंड, एक फंड बनता है विच हेल्प टू स्प्रेड द लॉस कॉज टू एन इंडिविजुअल बाय अ पर्टिकुलर रिस्क ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट। इसमें क्या होता है कि एक आदमी का जैसे हजारों लोग मिल करके फंड बना करके पैसा जो डालते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उस हजारों में से हजारों का तो लॉस होता नहीं है, किसी एक दो का लॉस होता है। तो जिसका लॉस होता है उस हजारों के पैसे से उसको कंट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे उसको लॉस से उबर जाता है वो। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। तो इंश्योरेंस इज दस एन डिवाइस बाय विच लॉस लाइक टू बी कॉज बाय एन अनसर्टेन इवेंट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन। इसमें एक आदमी के लॉस को बहुत सारे लोगों में स्प्रेड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका लॉस कम हो जाता है। इट इज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इंश्योरेंस क्या एक तरह का एग्रीमेंट है अंडर विच वन पार्टी एग्री इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करने के लिए एग्री होती है ऑन द लॉस और डैमेज और इंजरी और समथिंग ऑफ वैल्यू in which the insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain events। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इन अ विलेज देयर आर 400 हाउसेस, ईच वैल्यूज 20,000। सारे हाउसेस की वैल्यू कितनी है? सारे हाउसेस की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 4 हाउस गेट बर्न। और हर साल क्या होता है, कम से कम एवरेज देखते हैं तो 4 घर जल जाता है, रिजल्टिंग इनटू अ टोटल लॉस ऑफ 80,000। तो नंबर ऑफ हाउस है 400, वैल्यू ऑफ ईच हाउस 20,000, हाउस दैट गेट बर्न एवरी ईयर 4 है, टोटल लॉस 80,000 है। द कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय 400 हाउसेस टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। अब 80,000 लॉस का जो लॉस हुआ है उसको अगर 400 घर मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं, 400 घर मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सबको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 200 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो 4 घर जलेंगे उनको आराम से क्लेम मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट पे इंश्योरेंस कंपनी चलती है। अब जैसे जितने भी घर हैं वे सब मिल करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब 2 घर उसमें से 4 घर 2 घर जलता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है। इफ ऑल दिस 400 owners come together and contribute 200 each, the common fund would be 80,000। This is enough to pay 20,000 to each of the 4 houses for owners whose house get burned। Thus, the risk of 4 owners is spread over 400 houses
एंड हाउस ओनर ऑफ द विलेज। इस तरह क्या होता है कि 4 घर का जो रिस्क है वो 400 हाउसेस में बट जाता है और रिस्क कम हो जाता है। एक और एग्जांपल से देखेंगे, देयर आर 1000 पर्सन हु ऑल आर एज 50 एंड आर हेल्दी exposed that of which 10% may probably die during the year। अब 1000 लोग में 10 लोग तो इस साल में मर ही जा रहे हैं, 50 से ऊपर के एज है। इफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द लॉस सफर by the family of each dying person is taken 20,000, total loss work out 2 लाख। नंबर ऑफ पर्सन 1000 है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ईच पर्सन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 20,000 है। वैसे ह्यूमन वैल्यू को तो एसेस नहीं किया जा सकता, फिर भी मान लेते हैं एक आदमी के लाइफ का वैल्यू 20,000 है। तो पर्सन दैट में डाई ड्यूरिंग द ईयर 10, तो टोटल लॉस हो रहा है 2 लाख। तो इस 2 लाख लॉस है और 1000 लोगों में अगर बांटते हैं तो एक आदमी का कितना लॉस हुआ 200। तो सारे लोग मिल करके 200 अगर कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा बनेगा वो 2 लाख का बनेगा। और 2 लाख उसमें से जो 10 लोग का डेथ होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको 20,000 रुपया करके उसके फैमिली मेंबर को पेमेंट करेगी। तो इसी कंसेप्ट पे इंश्योरेंस कंपनी चलती है। अब तुम लोग सोचोगे कि इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट कैसे होती है फिर, तो अगर कोई लॉस नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को वही प्रीमियम प्रॉफिट हो जाती है। कुछ इंश्योरेंस के टर्म्स हम लोग देखते हैं। द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन राइटिंग एंड इज नॉन एज पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी और जिसका इंश्योरेंस होता है उसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। एन अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी को एक पैसा पेमेंट किया जाता है इन रिटर्न फॉर टेकिंग एन पोर्शन ऑफ द रिस्क इज कॉल्ड प्रीमियम। रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस को कवर करेगा, तो कवर करेगा तो ऐसे फ्री में तो नहीं करेगा, वो हमसे जो भी पैसा लेता है उसी को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, अब जिस आदमी का रिस्क इंश्योर करती है इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर्ड बोलते हैं या पॉलिसी होल्डर भी बोलते हैं। मतलब जिस आदमी का रिस्क को इंश्योर करती है उसको हम लोग इंश्योर्ड कहते हैं। द फर्म हुज इंश्योरेंस द फर्म विच इंश्योर द रिस्क ऑफ द लॉस इज नॉन एज इंश्योरर। अब जो हमारे रिस्क को कवर करती है उसको हम लोग इंश्योरर भी बोलते हैं या इंश्योरेंस कंपनी भी बोलते हैं। सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड द टर्म्स यूज्ड फॉर द अमाउंट दैट द इंश्योरर एग्री टू पे ऑन डेथ ऑफ अ इंश्योर्ड पर्सन और ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इंश्योर्ड इवेंट्स। कोई भी इवेंट्स होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा देने का वादा करती है उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। अब एन इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? इज द फॉर्मल रिक्वेस्ट टू एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर कवरेज ऑफ कंपनसेशन फॉर अ कवर्ड लॉस। जो भी लॉस होता है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उस रिक्वेस्ट को हम लोग क्लेम बोलते हैं। जैसे लॉस हो गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रोच करेंगे, फॉर्म भर के देंगे, तो उसको हम लोग क्लेम बोलते हैं। फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करता क्या है? इंश्योरेंस 4 काम करता है। एक तो हमें सर्टिनिटी देता है, हम सर्टेन हो जाते हैं, हम बिना डर के काम करने लगते हैं। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि आप काम करो, आपके रिस्क हम बियर करेंगे, आपका लॉस होगा तो हम बियर करेंगे, तो हम सर्टेन हो जाते हैं, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे रिस्क शेयर हो जाते हैं। लॉस हमें बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वे सारे लॉस जो होते हैं दूसरे लोगों के प्रीमियम द्वारा शेयर कर लिया जाता है। और इंश्योरेंस से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इंश्योरेंस का पैसा हम ज़्यादा करके लाइफ इंश्योरेंस में एज अ सेविंग हमारा एकुमुलेट होता जाता है और एक तरह से वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन जिसको लॉस मिनिमाइजेशन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। एक एक करके सारे प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इसी सारे प्रिंसिपल पे इंश्योरेंस काम करता है। सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? बोथ ऑफ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड ईच अदर इन रिगार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब एक दूसरे के साथ गुड फेथ का रिलेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और जो जिसका इंश्योरेंस हो रहा है पॉलिसी होल्डर को भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, या इंश्योर्ड की दैट इज पॉलिसी होल्डर की ड्यूटी है टू वॉलेंटरली मेक फुल एक्यूरेट
disclosure of all fact material to the risk being proposed and the insurer to make clear all the terms and condition in the insurance contract। दोनों को पूरी बात बतानी चाहिए। पॉलिसी होल्डर को भी ये नहीं छुपाना चाहिए कि मान लेते हैं कोई अपना इंश्योरेंस करवा रहा है और पहले से उसको कैंसर है, उसको पता चल गया कि उसको कैंसर है और उस चुपचाप छुप करके इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया और कैंसर के कारण 1-2 महीने बाद उसका डेथ हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे सिचुएशन में जब पता लगाएगी कि उसने बातों को छुपाया था तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। तो इसीलिए एक इंश्योर्ड को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने पॉलिसी होल्डर से, अपने कस्टमर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी तो जो कॉन्ट्रैक्ट देती है उसके डॉक्यूमेंट में हर एक बात लिख देती है ताकि वह अपनी तरफ से सेफ रहे, कोई भी चीज़ छुपा हुआ ना लगे। Thus, it is binding on the proposer to disclose all material fact about the subject matter of the proposed insurance। इसलिए यह बाइंडिंग है कि आपको हर चीज़ बतानी है, कोई भी चीज़ छुपाइएगा तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। एनी फैक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द माइंड ऑफ प्रूडेंट इंश्योरर in deciding the accept the proposal of insurance or fixing the rate of premium is material for the purpose। कोई भी फैक्ट जिसके कारण आपके प्रीमियम घट सकता है, बढ़ सकता है, आपका सम एश्योर्ड घट सकता है, बढ़ सकता है, या आपके पॉलिसीज में कुछ चेंजेस ला सकता है, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर, अगर हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, द इंश्योर्ड मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल, वो वॉइडेबल हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब उसको इंश्योरेंस कंपनी मानेगी ही नहीं, बोलेगी कि आपने छुपाया था। तो इसलिए कोई भी चीज़ नहीं छुपाना चाहिए। तो ये पहला प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेंस हम किसका कराते हैं? इंश्योरेंस ना हम किसी सामान का कराते हैं और ना किसी लाइफ का कराते हैं। इंश्योरेंस हम इंटरेस्ट का कराते हैं। हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे एक आदमी का इंटरेस्ट उसके बच्चों में हो सकता है, उसकी वाइफ में हो सकता है, अपने खुद के में हो सकता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में हो सकता है। तो इंश्योर्स मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। On fundamental fact of this principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of life that is insured। इन सब चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं होता है, but it is the pecuniary interest of the insured in them which is insured। अब उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, उस चीज़ का इंश्योरेंस किया जाता है। अब इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट जिसके जाने से हमें दुख होता है, हमारा कोई नियर एंड डियर जिसके जाने से हमें दुख होता है, कष्ट होता है, अगर वो हमसे बिछड़ जाए तो हम बहुत दुख में चले जाएंगे, तो ऐसी चीज़ को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हम जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराएं वह ऐसा ही चीज़ होना चाहिए कि उसके जाने से हमें दुख हो, कष्ट हो। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग्स और लाइफ एश्योर्ड। उसको जिस एक जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योर्ड है, उसको अपने चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके प्रिजर्वेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, सो दैट ही और सी विल सफ़र फाइनेंशियली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट अगेंस्ट विच ही और सी इज इंश्योर्ड। तो मतलब उसको इस इंटरेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वह चीज़ उससे अगर बिछड़ गया, चला गया, तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा या किसी और तरह से प्रॉब्लम होगा, इमोशनली भी प्रॉब्लम हो सकता है। इन केस एन इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। प्रॉपर्टी के लिए ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट थोड़ा अलग है। प्रॉपर्टी के लिए जिस समय आपका प्रॉपर्टी जल गया, जिस समय कोई इवेंट हो गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया प्रॉपर्टी के साथ, उस समय आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस समय आप पॉलिसी लिए हैं उस समय इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉलिसी लॉस होने के समय इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। In order to name insurable interest, however, it is not necessary that one should be a owner of the property। जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर्टी का ऑनर हों। For example, a trustee holding property on behalf of other has a insurable interest in the property। एक ट्रस्टी का दूसरे के प्रॉपर्टी में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। इंडेमनिटी किस, हाँ इसमें एक और चीज़ बताना था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट पहले बता दिए हैं कि अगर प्रॉपर्टी की बात है तो जिस समय हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स हो रहा है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, लेकिन लाइफ में जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। इंडेमनिटी क्या होता है?
इंडेमनिटी का मतलब जितना लॉस होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसको इंडेमनिटी बोलते हैं। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मैरिन इंश्योरेंस सारे जो है इंडेमनिटी का ही प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक टू पुट द इंश्योर्ड in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured again। मतलब आपका पोजीशन लॉस होने से पहले जैसा था वैसा पोजीशन पे आपको ला देना, यही इंश्योरेंस का काम है। कि आप लॉस से पहले आप जिस पोजीशन पे थे आपको उसी पोजीशन पे ला के खड़ा करना इंश्योरेंस का काम है। आपको प्रॉफिट कमा के देना इंश्योरेंस का काम नहीं है। In other words, the insurer undertake to compensate the insured for the loss caused to him or her due to damage or destruction of the property insured। सिर्फ लॉस को कंपेंसेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रॉफिट देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। द कंपेंसेशन पेबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लाइफ का वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जा सकता है। कितना लॉस हुआ, लाइफ लॉस हुआ तो लाइफ में कितना लॉस हुआ इसकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। प्रॉपर्टी का किस तरह हम लोग निकालते हैं वैल्यू देखते हैं। जैसे मान लो हमने इंश्योरेंस करवाया है 10,000 रुपये का, इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि मेरा प्रॉपर्टी का 10,000 का इंश्योरेंस कर दीजिए, और इंश्योरेंस कंपनी ने लेकिन तुम्हारे प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 था, 10,000 डॉलर का तुमने इंश्योरेंस कराया, प्रॉपर्टी का वैल्यू $20 था। अब लेकिन लॉस हुआ तो सिर्फ $1,000 का लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी फिर एक्चुअल सम एश्योर्ड और एक्चुअल वैल्यू जो है उसका एक प्रोपोर्शन निकालेगी इनटू आपका लॉस, आपका कितना कंपेंसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी आपको 500 का कंपेंसेशन देगी। तो इस तरह इंश्योरेंस कंपनी देती है कंपेंसेशन, तो ये इंडेमनिटी बोलते हैं। अब इस लाइफ इंश्योरेंस के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में मान लेते हैं सम एश्योर्ड 10,000 है, लेकिन लाइफ का वैल्यू तो पता नहीं ना, लाइफ का वैल्यू कितना होगा, तो इसीलिए लाइफ के केस में ये पॉसिबल नहीं है इंडेमनिटी। प्रॉक्सिमेट कॉज किसको बोलते हैं? हर लॉस का एक कॉज होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कंपेंसेशन ओनली फॉर सच लॉस एज आर कॉज्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। पॉलिसी में लिखा रहेगा कि जो जो लॉस होगा उसी के लिए हम कंपेंसेट करेंगे, तो उसी लॉस के लिए कंपनी कंपेंसेट करेगी, किसी और लॉस के लिए कंपेंसेट नहीं करेगी। जैसे पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर आपका घर जल जाएगा तो आपको क्लेम मिलेगा। घर तो जला नहीं, लेकिन भूकंप के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी, क्योंकि घर जलने की बात हुई थी, भूकंप से तबाह होने की बात नहीं हुई थी। When the loss in the result of two or more causes, the proximate cause mean to direct the most dominant and most effective causes of which the loss is the natural consequence। अगर दो कारणों से लॉस हुआ है तो जो सबसे मेन जो कारण है उसको देखा जाता है। In case the loss arising out of any mishap, the most proximate cause of the mishap should be taken into consideration। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट है उसी को कंसिडरेशन में लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल, एक फायर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ब्लॉक्ड एग्जिट के कारण, कंप्लेंट फायरमैन, ग्रीच ऑन फ्लोर, वुडन एस्केलेटर, अनट्रेंड स्टाफ, डिस्कार्डेड मैच, तो बहुत सारा कारण हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज में एन इंश्योर्ड सफर इंजरीज इन द एक्सीडेंट वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। मान लेते हैं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया किसी को, while undergoing treatment he contracted an infection disease and was caused his death। अब एक्सीडेंट से वो इंजर्ड होने के बाद हॉस्पिटल में गया, लेकिन मरा एक्सीडेंट्स के कारण नहीं, वो इन्फेक्शन के कारण मर गया। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डेथ वाज द डिजीज एंड ओरिजिनल कॉज ऑफ डेथ वाज मेयरली अ रिमोट कॉज। एज सच द क्लेम इज नॉट पेएबल अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बोलेगी कि आप एक्सीडेंट से नहीं मरे हैं, तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज है। तो इसलिए इंश्योरेंस लेते समय यह ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या कॉज डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट द क्लेम। क्लेम सेटलमेंट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके जगह पे आ जाएगी। एज फॉर एज द राइट ऑफ इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द अल्टरनेटिव सोर्स इज इन्वॉल्व। मतलब आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे 10 लाख का प्रॉपर्टी जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे दी,
लेकिन क्लेम देने के बाद वो प्रॉपर्टी पे आपका हक नहीं रहेगा, फिर वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में ले लेगा, इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन। आफ्टर द इंश्योर्ड इज द कंपेंसेटेड फॉर द लॉस और द डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम और हर, द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस ऑन टू द इंश्योरर। इंश्योरर की प्रॉपर्टी हो जाती है। दिस इज बिकॉज द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग द डैमेज प्रॉपर्टी और इन द केस ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी बीइंग रिकवर्ड। क्योंकि इंश्योरेंस इंश्योर्ड को, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको ये राइट नहीं है कि वो डैमेज प्रॉपर्टी बेच करके प्रॉफिट कमा ले। हो सकता है जैसे 10 लाख का मान ले बिल्डिंग, 10 लाख का अगर हमारा मशीनरी है, खराब हो गया, जल गया, तो 10 लाख का मशीनरी जलेगा तो उसको बेच करके अगर वेस्ट में भी बेचते हैं तो कुछ हमें कमाई हो जाएगी ना। इंश्योरेंस कंपनी वो कमाई आपको करने नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया है। इंश्योरेंस पहले ही बता दिया, इंश्योरेंस प्रॉफिट करने का सोर्स नहीं है, वो लॉस को कंपेंसेट करने का सोर्स है। एग्जाम्पल क्या है? एक्स गेट हिज प्लांट एंड मशीनरी इंश्योर्ड विथ द इंश्योर्ड फॉर 1,50,000। आफ्टर सम टाइम प्लांट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। एक्स क्लेम दैट द लॉस फ्रॉम इंश्योरर, नाउ द इंश्योरर गेट द राइट ओवर द डिस्ट्रॉयड प्लांट। इस डिस्ट्रॉयड प्लांट पे किसका राइट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एज पर द प्रिंसिपल दिस इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर who has paid claim under the insurance to call upon other liable insurer to contribute to the loss of the payment। क्या होता है एक्चुअली कि इंश्योरेंस कंपनी, जब मान लेते हैं आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया आपने प्रॉपर्टी का, आपका प्रॉपर्टी जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपका पेमेंट करना चाहेगी तो ये भी पता लगाएगी कि आपने किसी और से तो इंश्योरेंस नहीं कराया है। अगर किसी और से इंश्योरेंस कराया है तो सब लोग मिल करके आपको 10 लाख देंगे। ऐसा नहीं कि मान लो 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके 3 कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया और आपका प्रॉपर्टी 10 लाख का जला, तीनों मिलकर आपको 10 लाख देंगे, आपको 30 लाख हो जाएगा, आप प्रॉफिट कमा लेंगे। ऐसा नहीं होने देगा इंश्योरेंस कंपनी। इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इट इम्प्लाइज दैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस द इंश्योरेंस आर टू शेयर द लॉस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। सारे मिल करके उस लॉस को बियर करेंगे। In case there is a loss, when there is more than one policy on the same property, the insured will have no right to recover more than the full amount of his actual loss। एक्चुअल लॉस से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ जो है लाइफ इंश्योरेंस के साथ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लाइफ में लॉस का पता नहीं चलता कितना लॉस हुआ है। इसलिए अगर हमने अपने लाइफ का 10-10 लाख का इंश्योरेंस 10 कंपनी से कराया, सब मिलकर 10-10 लाख रुपया अलग अलग देंगे। If the full amount of recovered from the other insurance, the right to obtain further payment from the other insurer will cease। एक इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमने पूरा पैसा ले लिया, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का राइट हमारा खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं। मिस्टर सिंह ने क्या किया, अपने घर का इंश्योरेंस कराया। तो किससे किससे इंश्योरेंस कराया? मिस्टर एक्स लिमिटेड से, वाई लिमिटेड से और जेड लिमिटेड, 3 कंपनियों से इंश्योरेंस कराया है। 3 लाख का इंश्योरेंस करा लिया। अब मान ले प्रॉपर्टी जल गया, 60,000 का लॉस हो गया, तो ये 60,000 कौन देगा? तीनों कंपनियों में से कौन देगा? तीनों 60-60-60 नहीं देंगे ना, तीनों मिल करके उसको रेशियो में देंगे। इनका जो जितना क्लेम था, सम एश्योर्ड था, उसके रेशियो में देंगे। 50,000 1 लाख और 1,30,000। तो जो भी 50,000 बाई 3 लाख इंटू 60,000 एक्स देगा, 1 लाख बाई 3 लाख इंटू 60,000 वाई देगा, और 1,50,000 इंटू 3 लाख इंटू 60,000 जेड देगा। तो इस तरह सब मिल करके देंगे। लास्ट है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करा लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी जलता रहे तो जलते ही प्रॉपर्टी आप छोड़ देंगे। द प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। लॉस को कम करने के लिए आपको स्टेप लेना है। डैमेज टू द इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के लिए आपको स्टेप लेना है, उसको लॉस को कम करने के लिए। सपोज गुड्स केप्ट इन द स्टोर हाउस कैच फायर। मान लेते हैं गुड्स में आग लग गया, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from the fire to minimize the loss or damage। यह हमारी ड्यूटी है कि हम उसको लॉस को कम करें। This insured must behave with great prudence and not the careless just because there is a insurance cover। केयरलेस नहीं होना चाहिए कि हमारा तो इंश्योरेंस कवर है तो हम क्यों डरें। If reasonable care is not taken like any prudent person, then the claim from the insurance company may be lost। क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लगा, आपको पता है कि फैक्ट्री में आग लग गया है, लेकिन आप चुपचाप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। जलने दें फैक्ट्री। ना आपने फायरमैन को फ़ोन किया, ना पुलिस को फ़ोन किया, ना आपने अपने स्टाफ को लेकर के फैक्ट्री को बुझाने की कोशिश की। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब इन सब बातों का पता चलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी एक पैसा नहीं देगा एज अ क्लेम।
तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस का कुछ प्रिंसिपल है। अब सारे प्रिंसिपल जितने भी मिटिगेशन, ये सारे प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें से कुछ प्रिंसिपल जैसे इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज सारे प्रिंसिपल सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसी के साथ ही हमारा इंश्योरेंस एंड इट्स प्रिंसिपल यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।